Jalaluddin Abdul Kalam, do swear in the name of God that I will faithfully execute the office of the President of India. मैं आशुतोष आपके लिए लेकर आया हूँ एक जीवन यात्रा रामेश्वरम से राष्ट्रपति भवन का, यात्रा आम से खास बनने का। आप लोगों का द बायोग्राफी में स्वागत है। आरंभ करते हैं उनकी यात्रा। जैनुल्लाब्दीन और आसी अम्मा के घर 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम के तमिल परिवार में उनका जन्म हुआ। ये उनकी कहानी है जिन्होंने सब कुछ त्याग कर हजारों को अपना बना लिया। ये उनकी कहानी है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने मातृभूमि को समर्पित कर दी है। ये उनकी कहानी है जिनके परदादा अब्दुल, दादा पाकीर और उनके वालिद जैनुल्लाब्दीन का खानदानी सिलसिला तो उन पर ख़त्म हो गया, लेकिन उनकी सोच, उनकी विचार ख़त्म नहीं होंगे क्योंकि वो अमर है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो रामेश्वरम के मस्जिद स्ट्रीट से राष्ट्रपति भवन का सफ़र तय किए। शायद आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ पीपल्स प्रेसिडेंट, मिसाइल मैन, युवाओं के चहेते डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। APJ अब्दुल कलाम, जिनका पूरा नाम अबुल पाकीर जैनुल्लाब्दीन अब्दुल कलाम है। APJ अब्दुल कलाम का बचपन रामेश्वरम के मस्जिद स्ट्रीट में अपने भाई बहनों, अब्बू अम्मी के साथ उनकी पुश्तैनी मकान में बीता। उस इलाके में थोड़ी दूर पर रामेश्वरम के प्रसिद्ध शिव मंदिर थी और उस इलाके में एक पुरानी मस्जिद भी थी जहां हर शाम उन्हें नमाज पढ़ने अब्बा ले जाया करते थे। रामेश्वरम मंदिर के बड़े पुरोहित पक्षी लक्ष्मण शास्त्री उनके अब्बा के पक्के दोस्त थे। दोनों अपने रवायती लिबाज में बैठे कई मसलों पर चर्चा किया करते थे। वे तमिल जबान का इस्तेमाल किया करते थे। उनके अब्बा कहा करते थे कि आफत आए तो उसकी वजह जानने की कोशिश करो। मुश्किल हमेशा खुद को परखने का मौका देती। उन्होंने हमेशा इस असूल पर चलने की कोशिश की और वो मानते थे कि हम सबके ऊपर एक शक्ति, एक खुदा है जो हमें हर मुसीबत से बाहर निकालती है। जब वे 6 साल के थे तब उनके अब्बा और उनके एक रिश्तेदार अहमद जलालुद्दीन दोनों कश्तियों का काम किया करते थे। यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषपुरी का यात्रा करवाते थे। बाद में अहमद जलालुद्दीन से उनके आपा की निकाह हुई। अहमद जलालुद्दीन कलाम के 15 साल बड़े थे, लेकिन उनकी दोस्ती आपस में जम गई थी। वो दोनों शाम को सैर पे निकल जाया करते थे। मस्जिद गली से निकलकर उनका पहला पड़ाव शिव मंदिर हुआ करता था। वे वहाँ उतनी ही श्रद्धा से परिक्रमा किया करते थे जितनी दूसरे यात्री। जलालुद्दीन ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उस जमाने में उनके इलाके में बस वही अंग्रेजी लिखना जानते थे। वे हमेशा साइंस, मेडिसिन, लिटरेचर की बातें किया करते थे। कलाम उनसे बहुत प्रभावित थे। वे अपने बचपन में एक शख्स से और प्रभावित हुए। वह था उनका चचेरा भाई शमसुद्दीन, जिसके पास रामेश्वरम के अखबार का ठेका था और उस वक्त अखबार ट्रेन से पहुंचा करती थी। सन 1939 दूसरी वर्ल्ड वार शुरुआत हुई। उस वक्त भारत से भी लोग युद्ध में शामिल कराए गए। उस वक्त स्थिति आपातकाल जैसी हो गई थी। रामेश्वरम में ट्रेन का रुकना बंद हो गया था, इसलिए अखबार की गठरी को चलती ट्रेन से सड़क पर फेंक दिया जाता था। शमसुद्दीन को मजबूरन एक मददगार रखना पड़ा और वो मौका कलाम को मिला। हर बच्चा अपने सामाजिक और आर्थिक हालात से प्रभावित होता है और कुछ अपने परिवार से, अपने जज्बाती माहौल से। कलाम को दयानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन अपने अब्बू से और अच्छाई पे यकीन करना माँ से मिला। लेकिन जलालुद्दीन और शमसुद्दीन की संगत का असर न कि उनके बचपन पर बल्कि उनके आगे जीवन में भी दिखा। बचपन का माहौल, संगति पूरे जीवन की नींव होती है। उनका असर पूरी जिंदगी पर पड़ती है।
कलाम को बचपन से ही आसमान में उड़ते परिंदे हैरान किया करते थे। वे हमेशा परिंदे की तरह आसमान में उड़ान भरना चाहते थे। युद्ध खत्म हुआ और कलाम अब्बा से रामेश्वरम छोड़ने की इजाज़त चाही। उसके बाद उनके साथ जलालुद्दीन और शमसुद्दीन रामनाथपुरम तक गए, उन्हें स्वट्स हाई स्कूल में दाखिला कराने। शहर का माहौल अलग था, लेकिन रामेश्वरम का सुकून कहीं नहीं। वे घर जाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। वे 15 साल के हो चुके थे और जवानी के पड़ाव में आ चुके थे, जहाँ से उनके भविष्य के रास्ते खुलने वाले थे। उस वक्त वहाँ के शिक्षक अय्यर दोराय सोलेमन से उनका एक शिक्षक गाइड से भी गहरा नाता हो गया था। वे कहा करते थे कि कामयाब होने के लिए ख्वाहिश, यकीन और उम्मीद पे काबू पाना बहुत ज़रूरी है। सन 1950 में इंटरमीडिएट पढ़ने के लिए सेंट जोसेफ कॉलेज त्रिची में वे दाखिला लिए। उन्होंने बीएससी करने के बाद MIT मद्रास में दाखिला के लिए एप्लीकेशन फॉर्म दिया, लेकिन दाखिला की फीस महंगी थी। उस वक्त उनके आपा जौहरा ने सोने के गहने बेचकर उनके फीस का इंतजाम किया। उनका कलाम पर यकीन देख कलाम बहुत प्रभावित हुए। MIT में उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की चुनाव की। कलाम का मानना था कि होने वाले इंजीनियरिंग स्टूडेंट अपने ब्रांच की चुनाव करने वक्त ये देखें कि उनमें कितना शौक है, कितना लगाव है, कितना उत्साह है। उन्हें कॉलेज में प्रोफेसर स्पॉन्डर, प्रोफेसर KAB मंडले और नरसिंहा राव से बहुत प्रभावित हुए। MIT से उन्होंने बेंगलोर के HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में बतौर ट्रेनी दाखिला लिया। जब वे एरोनॉटिक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हुए, उन्हें 2 मौका मिले, एक एयरफोर्स का तो दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन का। उन्होंने दोनों में अर्जी भेज दी। उन्होंने 1 हफ्ता दिल्ली में रुक कर डिफेंस मिनिस्ट्री का इंटरव्यू दिया। उसके बाद एयरफोर्स के इंटरव्यू के लिए देहरादून गए। वहाँ 25 कैंडिडेट में उनका स्थान 9वें स्थान पे था। वह मायूस हुए और एयरफोर्स में न जाने का मलाल था उन्हें। उसके बाद ऋषिकेश जाकर गंगा स्नान किए और पास के पहाड़ी में शिवानंद आश्रम पहुँच गए, जहाँ उनकी मुलाकात शिवानंद स्वामी से हुई। कलाम ने उन्हें बताया कि एयरफोर्स में भर्ती न हो पाई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कलाम से बोले, ख्वाहिश अगर शिद्दत से हो और लगन सच्ची हो तो उसमें कमाल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है, जो सपनों को पाने में मदद करती है। बस थोड़ी तकलीफ होती है। फिर दिल्ली लौटने के बाद डिफेंस में सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट 250 रुपये की तनख्वाह के साथ मुकर्रर कर दी गई। उन्होंने ये देखा कि लोग अपनी फितरत को भूल अपने हुक्मरानों की नकलची करते रहते हैं। बेंगलोर में अंग्रेजी को देख हाथों में कुत्तों के जंजीर ले टहलना, तो कानपुर में कल्ले में पान दवाए नवाबों के नकलची करते हुए बहुत देखे उन्होंने। कुछ साल AD में काम करने के बाद मुंबई चले गए रॉकेट इंजीनियरिंग की पोस्ट की इंटरव्यू के लिए। उन्हें द इंडियन कम्युनिटी फॉर रिसर्च से बुलावा आया था। सन 1962 में थोम्बा, जो कि केरला की एक गांव है जहां इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बनाया गया, उसके 6 महीने बाद कलाम को अमेरिका भेज दिया गया, नासा में रॉकेट लॉन्चिंग के ट्रेनिंग के लिए। उनके नासा से लौटने के बाद 21 नवंबर सन 1963
को नाइकी अपाची नामक रॉकेट लॉन्च किया गया, जो सफल रहा। उस सफलता के बाद डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपनी इच्छा जाहिर की कि वो एक रॉकेट लॉन्चिंग व्हीकल ISLV का सपना पूरा करना चाहते थे। रॉकेट साइंस की कुछ उल्लेख 18वीं शताब्दी में टीपू सुल्तान के दौरान भी देखा गया। अब पंडित नेहरू के दौर में फिर वो ख्वाब देखा गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई की देखरेख में 10 साल के स्पेस मैनिफेस्टो तैयार किए गए। एक दिन प्रोफेसर साराभाई ने उन्हें कहा कि त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पे उनका इंतजार करें। जब प्रोफेसर कलाम वहां पहुंचे तो उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा। प्रोफेसर साराभाई अब नहीं रहे। प्रोफेसर साराभाई का इंतकाल दिल के दौरे पड़ने के कारण हो गया था। प्रोफेसर साराभाई उनके नज़रों में साइंस के राष्ट्रपिता थे। प्रोफेसर MGK मेनन ने कुछ अरसे तक स्पेस रिसर्च का काम संभाला। बाद में इसरो की जिम्मेदारी प्रोफेसर सतीश धवन को सौंप दिया गया। SLV के ऊपर अपने साथियों के साथ काम कर रहे थे। तभी एक दिन उनके दोस्त, उनके बहनोई जलालुद्दीन के इंतकाल की खबर पहुंची। वे सुन्न हो गए। बस की लंबी सफर के बाद प्रोफेसर कलाम रामेश्वरम पहुंचे। वे जौहरा और भांजी महबूबा को क्या तसल्ली देते। ये खबर उन्हें खुद अंदर तक हिला चुका था। सन 1976 में उनके अब्बा जैनुलब्दीन 102 सालों की उम्र में दुनिया छोड़ गए और पीछे छोड़ गए 15 पोते पोतियां और एक परपोता। रामेश्वरम छोड़ने वक्त माँ ने रोंदे गले से आशीर्वाद दिया। कुछ वक्त के बाद उनके माँ का भी निधन हो गया। SLV के असफल हो जाने के बाद वो मायूस हो गए। उस वक्त डॉक्टर ब्रह्मप्रकाश ने हमदर्दी जताई। तजुर्बे पहाड़ के चढ़ाई पर मिलते हैं, चोटी पर नहीं। इस तरह प्रोफेसर कलाम जिंदगी के ऊंचाई पर चढ़ते गए और तजुर्बे हासिल करते गए। 18 जुलाई 1980 सुबह 8:03 हिंदुस्तान का पहला लॉन्च व्हीकल उड़ा। 2 मिनट के अंदर अंदर रोहिणी अंतरिक्ष में था। ये खबर सुन लो भारतीय में एक जोश का लहर दौड़ गई। अब हिंदुस्तान उन मुल्कों में शामिल हो गया था जिनके पास सैटेलाइट लॉन्च की काबिलियत थी। अब भारत के लिए स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के लिए नई शुरुआत हो गई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मुबारकबाद का तार भेजा। उन्हें खुशी तो थी, पर दिल में दर्द था। एक दर्द कि जिन लोगों की बदौलत इस मुकाम पे पहुंचे, वे आज इस दुनिया में से रुखसत कर चुके हैं। महीने भर बाद प्रोफेसर धवन ने बुलावा भेजा प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। ये बात बहुत चर्चित है कि प्रोफेसर कलाम बड़े ही आम लिबास पहना करते थे। इसी दौरान उन्होंने प्रोफेसर धवन से कहा कि मैं आम कपड़े में पैरों में स्लीपर पहनता हूँ। इस पर प्रोफेसर कलाम ने कहा, कपड़ों की चिंता मत करो, ये कामयाबी का जो लिबास तुम पहन रखे हो वो काफ़ी है। रिपब्लिक डे 1981 प्रोफेसर कलाम के लिए खास दिन था। उस दिन उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया था। इस खुशी में उन्होंने कमरे को बिस्मिल्लाह खां की सनाई से भर लिया। वो गूंज उन्हें एक अलग ही दुनिया में ले गई, जहां माँ ने गले लगाए, अब्बा ने बालों में हाथों से सहलाया और उनका दोस्त जलालुद्दीन मस्जिद गली में जमा होकर लोगों में इनाम का ऐलान कर रहा था। बहन जौहरा घर में बैठी मिठाई बनाया। पक्षी लक्ष्मण शास्त्री ने तिलक लगाया। फादर सोलेमन ने हाथ में स्लीप देकर दोहा पढ़ी।
और प्रोफेसर साराभाई को देखा। उनके चेहरे पे फक्र था कि जो पौधा वो लगा कर गए थे वो अब पेड़ बन चुका है और उनका फल पूरे हिंदुस्तान में पहुंच रहा है। 1 जून 1982 DRDL डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी की जिम्मेदारी दी गई। उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर श्री आर वेंकटरमन के सुझाव पर एक मुकम्मल मिसाइल का प्रोजेक्ट बनाया गया। सरफेस टू सरफेस मिसाइल का नाम पृथ्वी रखा गया। टेक्निकल कोर व्हीकल का त्रिशूल नाम दिया गया। सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम को आकाश कहा गया। एंटी मिसाइल प्रोजेक्ट को नाग के नाम से पुकारा गया। री एंट्री एक्सपेरिमेंट लॉन्च व्हीकल को उन्होंने अग्नि का नाम दिया। एक दिन इन प्रोजेक्ट पर जब चर्चा चल रही थी तब डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश की मौत की खबर आई। ये वही हैं जो SLV के असफल होने के बाद प्रोफेसर कलाम के ढाढ़स दी थी। अगर प्रोफेसर विक्रम साराभाई भी SSC के निर्माता थे तो डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश उसके एग्जीक्यूटिव। वे एक विनम्र आदमी थे, एक बड़े दानेश्वर थे। 25 फरवरी 1988 सुबह 11:23 पर पृथ्वी की लॉन्च सक्सेसफुल रही। ये भारतीयों के लिए गर्व का मौका था। पड़ोसी मुल्क चौंक गए, वेस्टर्न मुल्क हैरान हो गए और भारत के लिए पाबंदी लगा दी कि कोई भी चीज़ बाहर के मुल्कों से न खरीद सके जिसकी मिसाइल में ज़रूरत हो। अग्नि की पहली लॉन्च 20 अप्रैल 1989 तय की गई, लेकिन कुछ कारणों से लॉन्च कैंसिल करना पड़ा। कई परेशानियों और लॉन्च कैंसिल होने के बाद दिन रात काम करने के बाद फिर 22 मई लॉन्च के लिए रखा गया। उसके एक रात पहले डॉक्टर अरुणाचलम, KM सिंह और प्रोफेसर कलाम डिफेंस मिनिस्टर केसी पंत के साथ थे। उस चांदनी रात में केसी पंत ने प्रोफेसर कलाम से पूछा, कल अग्नि की कामयाबी मनाने के लिए क्या चाहते हो? इन पर थोड़ी देर रुककर कलाम ने कहा, 1 लाख पेड़ के कोपले लगाएंगे। इन पर मिनिस्टर साहब ने कहा कि अग्नि के लिए धरती माँ का आशीर्वाद चाहते हो? और बोले, कल यही होगा। अगले दिन 7:10 पर अग्नि लॉन्च हुआ और सब सही रहा। ये 5 सालों की मेहनत और कोशिश का नतीजा था। इस कोशिश को रोकने के लिए हिंदुस्तान ने कई दबाव झेला। वो 600 सेकेंड उनके लिए बहुत ही अहम और ख़ास थी। बरसों की मेहनत और लगन थी इस कामयाबी के पीछे। और उन्होंने उस रात डायरी में लिखा, अग्नि को इस नज़र से मत देखो, ये बस ऊपर उठने का साधन नहीं, न शक्ति की नुमाइश है। अग्नि एक लौ है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जल रही है। इसे मिसाइल मत समझो, ये माथे पर चमकता हुआ आग की सुनहरी तिलक है। 1990 के रिपब्लिक डे पे देश ने लॉन्च सक्सेस का जश्न मनाया। उस दिन प्रोफेसर APJ अब्दुल कलाम और डॉक्टर अरुणाचलम को पद्म विभूषण से नवाजा गया। 15 अक्टूबर 1991 में वे 60 साल के हो गए। अभी वे हैदराबाद में एक कमरे में ढेर सारी किताबें और कुछ ज़रूरत के सामान के साथ रहा करते थे। वे रिटायरमेंट के बाद गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलना चाहते थे। अब वे अपने जीवन की यात्रा को पन्ने पे पिरोना चाहते थे। कुछ साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर और कई प्रोफेशनल्स ज़्यादा पैसा कमाने की चाहत में मुल्क छोड़ जाते हैं। क्या उन पर मातृभूमि का कोई ऋण नहीं?
क्या वे जो सम्मान मोहब्बत यहाँ कमा सकते हैं वो विदेशों में मिल सकती उन्हें? वो चाहते थे कि शायद कोई बच्चा ये यात्रा को पढ़ ये जान सके, जहाँ खुशी होती है वहाँ गम भी होता है, जहाँ कामयाबी होती है वहाँ संघर्ष के निशान भी होते हैं। शायद इनके जीवन यात्रा से कोई अपनी उड़ान बुलंद कर सके। हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती इस सपने की लौ आसमान को रोशन कर सके। 1 मार्च 1998 एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न से नवाजा गया। इनसे पहले केवल सीवी रमन को 1952 में भारत रत्न से नवाजा गया। प्रोफेसर कलाम को भारत रत्न समारोह के बाद सबसे पहले बधाई देने वालों में से एक थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने उनकी मुलाकात पहले संसद में हो चुकी थी, जब उन्हें असलवी की सक्सेस के बाद संसद में आमंत्रित किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी एक बार उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल होने का भी न्योता दिए थे, पर उन्होंने विनम्रता से मना कर दिए। कहा वे अभी शोध और परमाणु परीक्षण में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसका परिणाम तब देखने को मिला जब पोखरण में परमाणु विस्फोट हुआ। वो पल हर हिंदुस्तानी के लिए एक हिस्ट्री क्रिएटिंग मूवमेंट था। जब उन पर पूरे दुनिया की प्रेशर थी, उस वक्त उन्होंने पोखरण मिशन को सक्सेसफुल बनाया। उन्होंने 2002 से 2007 तक राष्ट्रपति के रूप में सेवा प्रदान की। उनके कार्यकाल में कई मशहूर अरुण तिवारी अपनी किताब एपीजे अब्दुल कलाम ए लाइफ में लिखते हैं, उन्हें बंद गले के सूट पहनने में सहज महसूस किया करते थे। उनके सूट में गले के पास कट लगाया गया, जिसे कलाम सूट का नाम दिया गया। वे अपने बिजी शेड्यूल में वक्त निकाल के रुद्र बीना भी बजाया करते थे। उन्हें रुद्र बीना बजाना पसंद था। प्रोफेसर कलाम रोज सुबह की नमाज पढ़ा करते थे। वे एक सच्चे मुसलमान थे। वे कुरान, गीता, तमिल के किताबें भी पढ़ा करते थे। वे पक्के शाकाहारी थे। प्रोफेसर कलाम को बड़े भाई मुत्तू मड़ेकर से बहुत लगाव था। उन्होंने मई 2006 में परिवार के करीब 52 लोगों को राष्ट्रपति भवन आमंत्रित किया। वे 8 दिनों तक राष्ट्रपति भवन में रुके और उनका सारा खर्च कलाम ने अपने जेब से भरे। राष्ट्रपति भवन के निर्धारित इफ्तार राशि से वे अनाथालय में आटा, कपड़े, दाल आदि भेजा करते थे। वे अपने जेब से भी अनाथालय को आवश्यक सामान और जरूरत वाली चीज़ों भेजा करते थे। एक बार वे मुगल गार्डन में टहल रहे थे। उन्होंने देखा एक मोर कुछ खा नहीं पा रहा। राष्ट्रपति भवन के वेटनरी डॉक्टर सुधीर कुमार ने बताया कि मोर के मुंह में ट्यूमर है। तत्काल उसकी सर्जरी कर ठीक हो जाने पर मुगल गार्डन में वापस छोड़ दिया गया। सन 2000 की बात है, जब वे तंजानिया की यात्रा पे थे। वहाँ उन्हें पता चला कि यहाँ बच्चे जन्मजात दिल की बीमारी से बिना इलाज के मर रहे हैं। उन्होंने वापस दिल्ली जाकर फ़ौरन उन बच्चों और माँओं को मुफ्त दारुसलाम से हैदराबाद लाने के लिए एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक भी तुलसीदास से बात की गई। इलाज के लिए हैदराबाद के केयर हॉस्पिटल आगे आए। उनके प्रमुख डॉक्टर सोमा राजू और प्रमुख हार्ट सर्जन डॉक्टर गोपीचंद मेनन से बात की गई। एक महीने बाद 50 लोग मुफ्त इलाज करा सकुशल तंजानिया लौट गए। प्रोफेसर कलाम अपने कार्यकाल के अंतिम पड़ाव में फरवरी 2007 को 1971 के लड़ाई के हीरो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ से ऊटी में मिले।
उनसे मिलने के बाद उन्हें लगा कि मानेकशॉ को फील्ड मार्शल की पदवी तो दे दी गई, लेकिन उन्हें उनके साथ मिलने वाली सुविधाएं और भत्ते नहीं मिल रहे। दिल्ली लौटने के बाद फौरन उन्होंने फील्ड मार्शल मानेकशॉ के साथ साथ मार्शल अर्जन सिंह को भी सारा बकाया भत्तों को भुगतान करने का आदेश दिया। उन्हें प्रोफेसर कहलाना पसंद था, न कि महामहिम या एक्स प्रेसिडेंट। वे बिना कंट्रोवर्सी के अपनी जीवन यात्रा पूरी की। When he succeeded, Professor Dhawan said, "You go and conduct the press conference." Do you follow what this means? It means when the failure occurred, the leader took it up. When the success came, he used his team. That's the first. वे शिलोंग पहुँचे। शिलोंग में प्रोफेसर कलाम के लेक्चर का टॉपिक था क्रिएटिंग ए लाइवेबल प्लैनेट अर्थ। प्रोफेसर कलाम पंजाब में हुए आतंकी हमले से दुखी थे। प्रोफेसर कलाम का धरती के लिए प्यार उनकी कविता में दिखता है। उन्होंने लिखा था, देखो धरती की जगमग देखो, पूछो किरणों से इसका कैसा नाता है, कुछ मीठा सा छू जाता है, एक जवाब वहीं से आता है। नहीं सिर्फ ये महज रोशनी, यहाँ ज्ञान का प्रकाश जगमगाता है, सेवा का प्रकाश यहाँ आंखें चुंधियाता है, शांति से रोशन है जो, वही तो धरती माता है। बार बार संसद ठप हो जाने के कारण वे कोई ऐसा तरीका ढूंढना चाहते थे जिससे संसद विकास की राजनीति पर काम करे। उस दिन शिलोंग आते वक्त उन्होंने 2.5 घंटे का कार सफ़र किया था। उनके काफिले के अगली कार में एक जवान खड़ा था। वे चाहते थे कि जवान बैठ जाए। बार बार वायरलेस पे मैसेज भेजा, पर जब ऐसा न हुआ तो वहाँ पहुँचते ही उस जवान से मुलाकात की और धन्यवाद दिया। IIM शिलोंग में लेक्चर के दौरान हार्ट अटैक से मिसाइल मैन, पीपल्स प्रेसिडेंट कहे जाने वाले पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का निधन हो गया। APJ अब्दुल कलाम ने हमारे दिलों पर अमिट छाप छोड़ गए। हर वर्ग हर मजहब उनका आदर करता है। उन्होंने सपने देखने और उन्हें सच करने का प्रेरणा दे गए। उनका जीवन मातृभूमि और युवाओं विद्यार्थियों के लिए समर्पित थी। उनका जीवन सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग का अनूठा और बेहतरीन उदाहरण है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक जीवन यात्रा में। Now what we need is a carrier of eternal goodness and wholesomeness in human contact, which is called righteousness. As we say in India, where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. When there is beauty in the character, there is harmony in the home. When there is harmony in the home, there is an order in the nation. When there is order in the nation, there is peace in the world.